अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुशामदीद। NG 506 का लेसन नंबर 32 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। न्यू स्टैंडर्ड इंग्लिश। अच्छा जी, अब हम चल पड़े हैं अपनी दूसरी इंग्लिश की तरफ, उन्हें स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए। जैसे हमारी ये लोकल इंग्लिश बन गई हुई हैं, पाकिस्तानी इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, तो उन्होंने कहा है इनको भी कोई ऐसा तरीका ढूंढे इनको स्टैंडर्डाइज करने का। टॉपिक नंबर 187 ऑन द वे टू न्यू स्टैंडर्ड इंग्लिश। अच्छा जी, जाहिर सी बात है, अब हमने स्टैंडर्डाइज करना है इंग्लिश को, इन न्यू इंग्लिश को, तो क्या हम करेंगे? वही प्रोसीजर दोबारा से करेंगे जो भी प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने का, मतलब कोडिफिकेशन उसकी करेंगे, उसकी सिलेक्शन करेंगे, इन ऑल दैट। ये सारे जो तरीके हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हम ये करेंगे। कोडिफिकेशन की तरफ आ जाएं जी। अब उनका कहना है कोडिफिकेशन एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल वेराइटीज़। कि आपको उस जाहिर सी बात है आप वही लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो कि एक्सेप्ट होगी आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल में, ठीक है। उसकी आप कोडिफिकेशन करेंगे। नीड फॉर कोडिफिकेशन फॉर प्रेस्टीज इन इनर एंड आउटर सर्कल। वही बात दोबारा से कि वो प्रेस्टीज वैरायटी हो इनर और आउटर सर्कल में, ठीक है, जो आप कोडिफाई करना चाहते हैं, जो कि न्यू इंग्लिश आप कोडिफाई करना चाहते हैं। लोकल मेथड्स एज अल्टरनेटिव्स टू ब्रिटिश एंड अमेरिकन मॉडल्स। जो दूसरी आप इंग्लिश कोडिफिकेशन करेंगे उसकी वो कह रहा है कि उसे अल्टरनेटिव होना चाहिए ब्रिटिश और अमेरिकन मॉडल का। इतना उसे होना चाहिए कि वो उसकी अल्टरनेटिव हो। एक तो उसे सारे एक्सेप्ट करें, सारे उसे जाने, वो उसकी अल्टरनेटिव हो गया। अगर किसी को ब्रिटिश और अमेरिकन ना आती हो तो वो लोकल इंग्लिश अगर उसे आती हो तो वो जान जाए, वो कम्युनिकेट कर पाए दूसरे से, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल मॉडल नीड टू बी प्रेजेंटेड इन डिक्शनरीज एंड ग्रामर्स रेफरेंस बुक। वो जो आप लोकल मॉडल बनाएंगे उस लोकल इंग्लिश का, उसको आपको करेक्टरिस्टिक बाकायदा उसके एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, उसके ग्रामर की डिक्शनरीज बनानी पड़ेगी, प्रॉपर उसके रूल आपको सारे, वो जो भी आप कोडिफिकेशन में करते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है। अब जी और क्या होता है द ज्योरे एंड द फैक्टो सिस्टम। एक आपको एक लीगल सिस्टम आपको चाहिए जिसकी वजह से आप ये अपनी जो लैंग्वेज है उसे रिकग्नाइज करवा सकें ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। डिस्टिंक्शन टू बी मेड बिटवीन आइटम्स ऑफ लोकल इनफॉर्मल यूज़ एंड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। फिर जी आपको वो जो आप लैंग्वेज कोडिफाई कर रहे हैं उसको, उसके अंदर भी आपको अपने एक स्टैंडर्डाइज वो करेक्टराइजेशन करनी पड़ेगी कि ये जी आप ये वैरायटी है जो आप इंटरनेशनली बोलेंगे। आप अपने घर वाली इनफॉर्मल वैरायटी नहीं बोलेंगे वहाँ पे। जब आप किसी दूसरे से, किसी बाहर के ना या आउटर सर्कल से मुखातिब होंगे तो आप फिर अपने घर की इनफॉर्मल नहीं बोलेंगे। आपको जो मॉडल दिया गया है लोकल मॉडल, आप उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। ये आपको डिस्टिंक्शंस बनानी है। टॉपिक नंबर 188 कोडिफिकेशन ऑफ इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश 1। अब जी आपकी अपनी देसी इंग्लिश इंडिजनाइज्ड वो जो वैरायटी है उसकी कोडिफिकेशन है। तो सबसे पहले जी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन और IVE इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश की तरफ आ जाए। इन दोनों में क्या उन्होंने कहा है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपने अपनी लोकल इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज करना है, तो ये जी इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया है आपके सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के आइडियाज़ ने। आपके सेकंड लैंग्वेज जो आप इंग्लिश की आप इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज जो सीखते हैं, आपके ये अजम्पशंस हैं कि आपने उनके नेटिव की तरह सीखनी है। आपका ये गोल है शुरू से ही। गोल ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस, कि जी आप इंग्लिश लोगों की तरह इंग्लिश बोलें। और आपका ये मानना है कि आप इंग्लिश स्पीकर की गैर मौजूदगी में उसकी तरह प्रोफिशेंट हो सकते हैं। आपका उससे कोई राव रब्त नहीं है, कोई आपको इतना उसके कल्चर का भी नहीं पता, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हमें उसकी तरह प्रोफिशेंट होना है, प्रोनाउंसिएशन में भी और वैसे ग्रामेटिकली हमें उसकी तरह बोलना है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस कैन बी लर्न इंडिपेंडेंट ऑफ द फंक्शंस ऑफ L2 इन सोसाइटी। उनका कहना है ये सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का कि हम ना ये इंडिपेंडेंटली भी सीख सकते हैं अपनी सेकंड लैंग्वेज। ये जो हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना, ये हम इंडिपेंडेंटली भी सीख सकते हैं, चाहे हम ये अपने सोसाइटी में यूज़ करें या ना करें। मतलब हम इसकी प्रैक्टिस करें या ना करें, हम ये सीख सकते हैं प्रैक्टिस के बगैर। तो ये जी आपके सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के
assumptions हैं। और इसका क्या assumptions हैं? L1 interferes rather than facilitates L2 learning। उनका कहना है ये जो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है या आपकी सेकंड लैंग्वेज के एक्विजिशन में रुकावटें पैदा करती है। मोटिवेशन फॉर L2 लर्निंग इज़ इंटीग्रेटिव। उनका कहना है कि जो मोटिवेशन होती है ये आपको L2 लर्निंग के लिए चाहिए होती है, ज़रूरी होती हैं। ये दो चीज़ें जो होती हैं, मोटिवेशन और L2 लर्निंग, ये इंटीग्रेटिव होती है। इन दो चीज़ों से ही आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो जी आपके ये जो अजम्पशंस हैं इनकी वजह से आपका जो IVE है, जो आपने अपनी लोकल लैंग्वेज आपने स्टैंडर्डाइज करवानी थी, उसके कोडिफिकेशन करनी थी, वो जी उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि आपके जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के अजम्पशंस तो ये हैं कि हमने अपनी लोकल वैरायटी को घास नहीं डालनी, हमने सेकंड लैंग्वेज सीखनी है और हमने नेटिव की तरह बोलना है, नेटिव की तरह प्रोफिशिएंट होना है। ठीक है, तो फिर हम अपनी लोकल लैंग्वेज को क्यों स्टैंडर्डाइज करें जब हम भाग ही उस नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस के पीछे हैं। ठीक है, तो ये जी इस वजह से हो गई रिजेक्ट। अब जी कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च एंड IVE। अब जी इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट उन्होंने कह दिया अलग होते हैं। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट अलग होता है और इंडिजनाइज्ड वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश का जो होता है कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। इंडिजनाइज्ड वेराइटी ऑफ इंग्लिश का क्या अलग होता है? उसमें वो कहता है इररेलेवेंस ऑफ नेटिव स्पीकर नॉर्म। इसमें हम अपने नेटिव स्पीकर के नॉर्म को फॉलो नहीं करते, उनके इंग्लिश लोगों के नॉर्म को फॉलो नहीं करते। जबकि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में हमारा क्या गोल होता है? हमें तो नेटिव की तरह ही बोलना है, उसको ही फॉलो करना है। जबकि हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज में ऐसा कोई सीन नहीं होता। अवेलेबल इनपुट इज़ IVE के हमारे पास जो हमें इनपुट दिया जाता है, जो इंग्लिश का हमें इनपुट दिया जाता है वो भी देसी ही स्टाइल में दिया जाता है, वो कोई इतने प्रोफिशिएंट नहीं होते। अवेलेबल इनपुट इज़ IVE। जो इनपुट हमें दिया जा रहा है, जो अवेलेबल है, वो भी लोकल इंग्लिश ही है, वो कोई इतनी हाई फाई इंग्लिश नहीं है। अगर हम कहें तो वो सिखाने वाला भी लोकल है, वो हम सीखने वाले भी लोकल हैं, और वो है भी पहले हम अपनी ही ज़ुबान से ट्रांसलेट करते हैं ना, उर्दू से उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो वो ये इनपुट हमारी लोकल ही है ना। यूज़ ऑफ इंग्लिश इन आर डायग्नोस्टिक सिचुएशन। इस चीज़ सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इंग्लिश को डायग्नोस्टिक सिचुएशन में यूज़ करते हैं। कहीं पे हम हाई इंग्लिश यूज़ करते हैं, कहीं पे हम लो इंग्लिश यूज़ करते हैं। किसी सिचुएशन में हम इंग्लिश बोलते ही नहीं हैं बिल्कुल, किसी सिचुएशन में मिक्स करके बोल देते हैं। तो जी ये इस जो है कॉन्टेक्स्ट में हम इस तरह यूज़ करते हैं। और क्या है? मोटिवेशन फॉर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ इंस्ट्रूमेंटल। इस कॉन्टेक्स्ट में आपके ये इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि मोटिवेशन फॉर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ इंस्ट्रूमेंटल, कि हम अपनी ज़रूरत के तहत ही नेटिव लाइक बोलेंगे, नेटिव लाइक मतलब प्रोफिशिएंट बोलेंगे। कहीं अगर बिजनेस सेटिंग होगी, कहीं पे हमें ज़रूरत है उस तरह का एक्सेंट अपनाने की, तो हम तब ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारी लोकल इंग्लिश हमारे रोज़मर्रा के काम आसानी से अंजाम दे रही है तो हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, IVE एंड फॉसिलाइजेशन। इसमें जब उन्होंने कह दिया है कि आपकी जो ये फॉसिलाइजेशन का मैं पहले ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ। उनका सिंपली कहना है कि जो IVE है ना, आपकी जो लोकल इंग्लिश है, इसको इनर सर्कल वाले और दूसरे सर्कल वाले कहते हैं फॉसिलाइजेशन। ये फॉसिलाइजेशन का नतीजा है कि आपने सही से प्रॉपर से इंग्लिश नहीं सीखी और वही आपकी अब आदत बन गई और आप उसी तरह बोलते हैं, और ये अब वे फॉसिलाइजेशन हो चुकी हुई है। तो जी इस तरह आपकी जो लैंग्वेज है ना, उसे एक बिगड़ी हुई लैंग्वेज करार दी जाती है। मतलब लोकल लैंग्वेज को, लोकल इंग्लिश को बिगड़ी हुई लैंग्वेजेस करार देते हैं ये इनर सर्कल वाले। ठीक है, तो आपकी ये जो इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश है, इसे उन्होंने कह दिया कि ये बिगड़ी हुई लैंग्वेज है, ये फॉसिलाइजेशन है। ठीक है, अब ये जी आगे कुछ इन्होंने और मज़ीद बातें की हैं। उनका कहना है, उन इनर सर्कल वाले जो देखते हैं वो आपकी लोकल इंग्लिश को अनसेटिस्फैक्ट्री व्यू से देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो ये जो क्या करते हैं, डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट द बाय और मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूज़ ऑफ इंग्लिश इन द आउटर सर्कल। वो उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कल्चर क्या है, आप मल्टीलिंगुअल कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप बाइलिंगुअल कल्चर से बिलोंग करते हैं, क्या है आप
कैसे आपके सोसाइटी में इंग्लिश क्या काम सर अंजाम देती है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपकी लैंग्वेज बस एक जो है फॉसिलाइजेशन का नतीजा है, तो बस है। डज नॉट कंसिडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। वो इस बात की तरफ आते ही नहीं है कि उनकी अमेरिकन जो इंग्लिश है वो भी इसी वजह से वजूद में आई है। ये मुख्तलिफ जो है लैंग्वेज कॉन्टेक्ट की बेस पे ही वो वजूद में आई है। जबकि तो वो इस बात को रिजेक्ट करते हैं कि हमने आपकी लोकल इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं करना, अमेरिकन इंग्लिश की तो बात छोड़ दो, वो अलग है भाई। ठीक है, IVES आर कंपेरेबल टू अमेरिकन इंग्लिश। हाँ जी, अब वही बात है कि ये जो लोकल इंग्लिशेस हैं ये बिल्कुल अमेरिकन इंग्लिश की तरह ही वजूद में आई हैं, और उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लिया है, उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया है, जबकि आपकी लोकल इंग्लिश को वो नहीं करते। वो उसे फॉसिलाइज्ड कह देते हैं, डिफिशिएंट लैंग्वेज कह देते हैं। यही बात जी इन्होंने बार बार एक ही बात कही जा रहे हैं। टॉपिक ये वही सारी फिर से वही टॉपिक दोहराया हुआ है। टॉपिक नंबर 190 कोडिफिकेशन ऑफ इंडिजिनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश पार्ट 3। अच्छा जी, इश्यूज ऑफ सिलेक्शन। आपको अब ठीक है, मान लिया आपने आपने कह दिया कि हमने डिसाइड करना है, हमने करनी है अपनी लोकल इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज। तो जी अब उसके लिए पहले आपको सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सी आप अपनी लोकल इंग्लिश को सिलेक्शन के लिए चूज़ करते हैं, जिसको आप कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो इसके ऊपर काम करते हैं, इसको कोडिफाई करते हैं, इसके प्रॉपर रूल्स प्रॉपर सेटिंग्स इसकी पूरी बनाते हैं। तो आपको अब सबसे पहले ये मसला आ जाता है सिलेक्शन का। तो उसमें क्या इश्यूज़ हैं? इसमें आपको वही घिसे पिटे इश्यूज़ आपको हैं दरकार जो कि आपको पहले होते हैं। एक तरफ ये कि इतने सारे लोग कहते हैं कि हमें नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस चाहिए, हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें इंग्लिश लोगों की तरह सीखनी है, हमें लोकल इंग्लिश नहीं चाहिए। ये आपका मेन मसला आपका यही है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं ना कि हमें अगर कोई अपनी लोकल वैरायटी को स्टैंडर्डाइज भी करना है, तो सबसे पहले ये कि आपके इतने सारे लोग इतनी डिफरेंट तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, आप किसे स्टैंडर्डाइज करेंगे? अगर आप किसी एजुकेटेड वैराइटीज़ के ऊपर फोकस करते भी हैं तो इतने सारे जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। ऐसे सिंधी जो होगा वो अलग तरीके से इंग्लिश बोलता है, उर्दू वाला अलग तरीके से इंग्लिश बोलता है, जो बलोची होता है वो अलग तरीके से इंग्लिश बोलता है। तो आप जब एक इंग्लिश को करेंगे तो फिर दूसरे इंग्लिश वाले कहेंगे भी हम पर आए हैं, हमारी इंग्लिश को भी स्टैंडर्डाइज कर दो। किसी एक इंग्लिश को कर दिया, किसी को उस लोकल को उठा लिया, हमारी लोकल को नहीं उठा रहे। तो ये यहाँ पे कंट्रोवर्सीज उठ जाती होती हैं। तो आपको ना ये फजूल से ना बस फजूल, पूरा चैप्टर ही फजूल है, बहुत फजूल है। इसके अलावा और क्या इश्यूज हैं? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लोकल नीड्स एंड इंटरनेशनल इंटेलिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। कि अगर आप अपनी लोकल इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपके लोकल होंगे जुमले, लोकल वर्ड्स होंगे, लोकल कल्चर की आपकी चीज़ें होंगी, तो वो इंटरनेशनली तो आप नहीं बोल सकते, समझें आप, फिर उसे स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए फिर मुखालिफत आ जाती है, बीच में ये एक इशू आ जाता है। इसके अलावा और क्या होता है? नीड टू कंबाइन लोकल फीचर्स ऑफ परफॉर्मिंग फंक्शंस नीडेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी विद मॉडिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। बिलफर्ज अगर आपने कर भी दिया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया है, तो आपको पहले वो अपनी जो लैंग्वेज है उसे एक्सेप्टेंस भी तो करवानी है। अगर बाहर वाले इंटरनेशनल लोग उसे नहीं एक्सेप्ट करते आपकी लोकल इंग्लिश को, तो बेकार है। ठीक है, इसके अलावा फिर आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल नीड्स। अब जी लोकल आप कोडिफिकेशन करते हुए ये देखें कि आपको अपनी लोकल इंग्लिश लोकल लोगों की नीड्स को देखना है कि आपको अपने इंटरनेशनल लोगों की नीड्स को देखना है। इसके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ये जी पढ़ते हैं। कोडिफाइड इंग्लिश विल नीड टू कंबाइन द फॉलोइंग लोकल फीचर्स परफॉर्मिंग फंक्शंस रिक्वायर्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये आपका मेन मसला है कि आपको अपने लोकल फीचर जो आपकी लोकल इंग्लिश में पाए जाते हैं, आपको वो फंक्शन एक्सेप्ट करवाने पड़ेंगे अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी से। जब तक आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें समझेगी नहीं, उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप ख़त्म है, वो लैंग्वेज वो स्टैंडर्ड ख़त्म है वहाँ पे। ठीक है,
इसके अलावा जी नीड फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ लोकल इनोवेशन, आपकी अपनी लैंग्वेज में जो लोकल आपने वर्ड डाल दिए हुए हैं या नए वर्ड बना दिए हुए हैं वो भी तो एक्सेप्ट होंगे, वो भी जब तक दूसरा बाहर इनर सर्कल वाला नहीं जानेगा या इंटरनेशनल आप कम्युनिकेशन के वक्त वो अगला नहीं जानेगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो जी आपकी जो स्टैंडर्डाइज वैरायटी है इसे ये करना चाहिए, इसे ये एबिलिटी रखनी चाहिए कि वो आप जब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करें तो वो अगला समझे आपकी बात को। ठीक है, इसके अलावा जी इंक्लूजन ऑफ कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग इन ग्रामर्स एंड डिक्शनरीज ऑफ एशियन इंग्लिशेस, आपको अपनी जाहिर सी बात है अब आपने स्टैंडर्डाइज बना दी है अपनी इंग्लिश, तो आप उसकी डिक्शनरीज भी बनाएं, उसमें अपनी कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग के सारे रूल्स लिखें, सारे वो प्रॉपर जो भी आपकी लैंग्वेज में को लॉज हैं या रूल्स हैं वो आप लिखें, उसकी पूरी डिक्शनरीज बनाएं। अब जी अटैम्प्ट एट कोडिफाइंग IVES के जी एक अटैम्प्ट की गई इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिशेस को कोडिफाई करने की, किसने किया ये MCQs देख लें। मैक्कोयर रीजनल एशियन इंग्लिश डिक्शनरी को पब्लिश्ड एज द ग्रोलियर इंटरनेशनल डिक्शनरी वर्ल्ड इंग्लिश इन एन एशियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 191 एक्सटर्नल वेस्ट इंटरनल मॉडल्स। अब जी अपने कोडिफिकेशन के लिए कोडिफाई करना है, फिर सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपने, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी आपने वैरायटी को कोडिफिकेशन करनी है, फिर आपने कोडिफाई कर दिया उसे, उसकी डिक्शनरीज बना दी, फिर आपने एक कहना है कि हमने कौन सा मॉडल फॉलो करें, एक्सटर्नल मॉडल फॉलो करें कि इंटरनल मॉडल फॉलो करें, मतलब कि बच्चों को सिखाने के लिए अपनी एजुकेशन में कौन सा मॉडल आपने रखवाना है सिखाने के लिए, एक्सटर्नल मॉडल के इंटरनल मॉडल। तो जी आपकी शुरू से ही जो पहले वाली शुरू से एक बात जो करते आ रहे हैं आपके मुल्क में जो राइज है, आपके इंटरनल मॉडल को प्राइमेसी हासिल है कि आपके इंटरनल मॉडल ब्रिटिश के इंटरनल मॉडल को जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंस दी जाती है, इन जो ये स्टैंडर्डाइज वैरायटी हैं इनके मॉडल को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि यही सिखाएं, यही रखें, इनको फॉलो करें, हमें ऐसा ही सीखना है। तो ये जी इसीलिए आपके इंटरनल मॉडल को रखा जाता है। आप ये बात लिख के दिमाग में डाल लें, जो भी हो जाए नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस चाहिए और हमें ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की तरह को ही फॉलो करना है, बस जो मर्ज़ी कर लो। इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर कह रही हूँ, इस पूरे टॉपिक में यही बताया गया है। मेन यही है कि इंटरनल मॉडल को इम्पोर्टेंस हासिल है और लोग उसी को ही सीखते हैं, उसी को ही फॉलो करते हैं। इंटरनल मॉडल कौन सा मॉडल? ब्रिटिश और अमेरिकन मॉडल। ठीक है। टॉपिक नंबर 192 फ्यूचर सिनेरियोज। अब जी फ्यूचर सिनेरियोज की तरफ आ जाएं। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स ये एक टर्म है, किसने ये इंट्रोड्यूस करवाई? MC आर्थर ने ये इंट्रोड्यूस करवाई है। अपने MCQs याद रखना है। इसमें उसने क्या किया? कंप्राइजेज ऑल सब टाइप्स बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री, स्टेटस, फॉर्म एंड फंक्शन। इसमें उसने वो तमाम इंग्लिश की टाइप्स रख दी और उसकी सब टाइप्स रख दी जो कि अपनी हिस्ट्री, अपने स्टेटस और अपने फंक्शन के तौर पर पाई जाती है, उसके हिसाब से उसने इसमें कंप्राइज कर दिया। अब जी वो क्या हैं सब टाइप्स? एक है मेट्रोपॉलिटन स्टैंडर्ड्स। मेट्रोपॉलिटन स्टैंडर्ड्स में आपके जो स्टैंडर्डाइज है ना मॉडल्स, ये ब्रिटिश और इंग्लिश वो आ जाते हैं कि फॉर्मल मॉडल्स प्रोवाइडेड बाय रेडियो एंड TV नेटवर्क्स, इसमें मेट्रोपॉलिटन स्टैंडर्ड्स में ये आ जाते हैं। कॉलोनियल स्टैंडर्ड्स में कौन से आ जाते हैं? एक्स टेरिटोरियल इंग्लिशेस डेवलप्ड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। इसमें आपके टेरिटोरियल इंग्लिशेस मतलब है वैलिड इंग्लिशेस, एक्सेप्ट हैं ये सारी इंग्लिशेस, ठीक है। जो कम्युनिटी है उसमें एक्सेप्टेड हैं ये इंग्लिशेस, बट ये कि ये ब्रिटिश और अमेरिकन से बाहर हैं, ये ब्रिटिश और अमेरिकन नहीं है। ब्रिटिश और अमेरिकन कौन सी हैं? मेट्रोपॉलिटन स्टैंडर्ड्स हैं वो। कॉलोनियल स्टैंडर्ड्स ये हैं। तो इसमें कौन सी आती हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। रीजनल डायलेक्ट में कौन से आते हैं? इन्हीं ये जो लैंग्वेजेस हैं हम जैसे ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं के आगे से मुख्तलिफ डायलेक्ट्स आ जाते हैं, वो रीजनल डायलेक्ट में आ जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया की अपनी तो एक लैंग्वेज है ही है,
है ना, ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश एक है ही है। उसके अंदर अब मुख्तलिफ सिटीज़ में मुख्तलिफ वेराइटीज़ बन चुकी हुई हैं इंग्लिश की ही, तो ये उसके मुख्तलिफ डायलेक्ट हो गए, तो ये रीजनल डायलेक्ट हैं उसके। इसके अलावा सोशल डायलेक्ट आ जाता है कि बेस्ड ऑन सोशल क्लास एंड एथनिसिटी, आपकी जो क्या कहते हैं सोशल क्लास के हवाले से आपकी क्या लैंग्वेज है, क्या आपका डायलेक्ट है, ठीक है। आप पुअर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप कैसे लैंग्वेज बोलते हैं, आप मिडिल क्लास से रखते हैं तो कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा। पिजन एंड क्रियोल्स इंग्लिश, ये एक अलग सब टाइप है। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, सारी हमने पढ़ी हुई हैं। इमिग्रेंट इंग्लिशेस, इसमें इमिग्रेंट्स की इंग्लिशेस आ जाती हैं। हाइब्रिड इंग्लिशेस, इसमें कोड मिक्सिंग के ज़रिए जो इंग्लिश वजूद में आती हैं वो आ जाती है। अब जो उनका कहना है ये जो सारी इंग्लिशेस वजूद में आई हैं, ये जो सारी वेराइटीज़ वजूद में आई हैं, ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। मतलब ये कि ये एक दूसरे से मिलजुल के बनी हैं या एक दूसरे से मुखालिफ थी, ये इसलिए बनी हैं। जैसे स्लेव ट्रेड में जब वहाँ पे इतने सारे लोग थे और सबकी अलग अलग लैंग्वेज थी, तो वहाँ पे डिफरेंस की वजह से मुख्तलिफ वैराइटीज़ वजूद में आई कि एक जैसा होने की वजह से वैराइटीज़ में वजूद में आई। तो जी इनएविटेबिलिटी ऑफ इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन, उनका कहना है ये आपकी जो मुखालफत है इसकी वजह से वजूद में आई। इमिग्रेंट डाइवर्सिटी, इमिग्रेंट जो थे वो एक दूसरे से अलग थे, ठीक है। 300 लैंग्वेज स्पोकन इन लंदन अलोन, के आपके अगर कहते हैं ना ब्रिटिश लैंग्वेज, तो आपके खुद के ब्रिटिश लंदन में भी, ठीक है, 300 लैंग्वेजेस हैं जो एक दूसरे से अलग हैं अदर देन ब्रिटिश लैंग्वेज, ठीक है। न्यू वेराइटीज़ likely to emerge as a result of interaction between English and other languages, जब आपके दूसरे मुख्तलिफ कल्चर्स में इंग्लिश आ जाती है तो मुख्तलिफ वेराइटीज़ वजूद में आती हैं। तो क्या हमने इससे साबित हुआ ये डाइवर्सिफिकेशन की वजह से वजूद में आती है डिफरेंट वेराइटीज़। ग्लोबल एक्सपेंशन की वजह से इंक्रीजिंग वेरिएशन लीडिंग टू इंटेलिजिबिलिटी, ये जो इंक्रीजिंग वेरिएशन है, ये जो इतनी वेराइटीज़ वजूद में आ गई हैं, ये इतनी एक दूसरे से अलग होती हैं बाज़ औक़ात के अनइंटेलिजिबिलिटी, उसकी समझ नहीं आती। अगर आपको समझ आती होती, अगर आप बिल्कुल वो एक दूसरे जैसी होती तो ये कन्वर्जेंस होती, क्योंकि वो एक दूसरे जैसी हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही उनकी लैंग्वेज तो मेरा गला सूख गया। तो समझ लें कि ये डाइवर्जेंस है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तभी तो ये वजूद में आई हैं। ठीक हो गया। बहुत ही फजूल चैप्टर है, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहरहाल इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।